1857 भारतीय इतिहास में ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूचाल है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। लेकिन ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था। नहीं, ये तो 100 सालों से सुलग रही एक आग थी जो बस एक सही चिंगारी का इंतजार कर रही थी। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सदी की बेचैनी ने विद्रोह की आग को हवा दी, फिर 1857 में वो आग कैसे भड़की, उस आग को किन चेहरों ने अपनी मशाल से रोशन किया, और आखिर में इस महासंग्राम ने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 1857 से ठीक 100 साल पहले से। ये जो पूरा 100 साल का दौर था ना, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ लगातार चल रहे छोटे बड़े संघर्षों से भरा हुआ था। यही वो जमीन थी जिस पर महाविद्रोह की इमारत खड़ी होने वाली थी। और देखिए, ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी घटनाएं नहीं थीं। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और असम तक ये पूरे भारत में फैले हुए असंतोष का एक पैटर्न था। इसमें गद्दी से हटाए गए राजा नवाब थे, जमींदार थे और आम किसान भी थे। हर कोई किसी न किसी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये असंतोष इतना ज्यादा गहरा क्यों था? इसकी जड़ें थीं ब्रिटिश नीतियों में, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भारतीय समाज के हर तबके को अपना दुश्मन बना लिया था। इसकी शुरुआत करते हैं राजनीतिक कारणों से। अंग्रेजों की जमीन हड़पने की जो भूख थी, वो भारतीय शासकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। उन्होंने सहायक संधि और व्यपगत के सिद्धांत जैसे कानून बनाए। सुनने में ये बड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन इनका सीधा सा मतलब था, भारतीय शासकों को कमजोर करो और उनकी रियासतें छीन लो। सतारा, झांसी, नागपुर, एक एक करके कई राज्यों को निगल लिया गया। और 1856 में जब अवध पर कब्जा किया गया, तो वो जैसे ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा था। ऊपर से प्रशासन में भारतीयों के साथ ऐसा सुलूक होता था जैसे वो अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हों। अब जरा आर्थिक मोर्चे पर नजर डालते हैं। ब्रिटिश नीतियों ने भारत की जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था थी ना, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। किसान और कारीगर दोनों ही गरीबी की खाई में धकेल दिए गए। इसे ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी कहते हैं। मतलब भारत की दौलत लगातार ब्रिटेन भेजी जा रही थी। यहाँ के कारीगर बेरोजगार हो रहे थे क्योंकि उनका सामान ब्रिटेन की मशीनों से बने माल के आगे टिक नहीं पा रहा था, और किसानों पर इतने भारी लगान लगाए गए कि उनकी अपनी जमीनें ही उनसे छिन गईं। भारत बस ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला एक देश बनकर रह गया था। तो एक तरफ राजनीतिक चोट थी, दूसरी तरफ आर्थिक, और इन सब के साथ साथ भारतीयों को यह भी महसूस हो रहा था कि उनकी संस्कृति और उनके धर्म पर भी सीधा हमला हो रहा है। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म करने जैसे कुछ सुधार भी किए। इरादे शायद अच्छे होंगे, लेकिन लोगों ने इसे अपने रीति रिवाजों में सीधा दखल माना। ऊपर से ईसाई मिशनरी जोर शोर से धर्म प्रचार कर रहे थे, और नस्लीय भेदभाव तो आम बात थी। लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि अंग्रेज उनकी पूरी पहचान ही मिटा देना चाहते हैं। तो अब तक बारूद का एक बहुत बड़ा ढेर तैयार हो चुका था। 100 साल का गुस्सा, जिल्लत और शोषण सब जमा हो चुका था। अब बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी बहुत जल्द लगने वाली थी। और वो चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल का नया कारतूस। एक अफवाह आग की तरह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर एक सीधा हमला था। उनके मन का डर अब हकीकत बनता दिख रहा था। और इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 29 मार्च को मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी, और अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंच गए और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, ये एक राजनीतिक क्रांति की शुरुआत बन चुका था। इस विद्रोह की एक खास बात यह थी कि इसका कोई एक अकेला नेता नहीं था। उत्तर और मध्य भारत के अलग अलग कोनों में कई नायकों ने इस लड़ाई की कमान संभाली और इस संघर्ष को एक चेहरा दिया। दिल्ली में असली ताकत जनरल बख्त खान के हाथों में थी। कानपुर से नाना साहेब ने बागडोर संभाली, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता की मिसाल कायम की। ये सब अलग अलग जगहों से थे, लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक था, विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। और रानी लक्ष्मीबाई का ये नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उस दौर की अदम्य भावना का प्रतीक बन गया।
ये सिर्फ एक रियासत बचाने की जंग नहीं थी, ये अपने सम्मान, अपनी आज़ादी की लड़ाई थी। इतनी बहादुरी और कुर्बानियों के बावजूद इस विद्रोह को आखिरकार बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन इस विद्रोह के जो नतीजे निकले, उन्होंने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज भी इस घटना को लेकर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ अंग्रेज इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहते हैं, जो चर्बी वाले कारतूसों की वजह से भड़का। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम मानते हैं। उनका कहना है कि यह 100 साल के शोषण के खिलाफ एक सोचा समझा राष्ट्रीय संघर्ष था, जिसमें सिपाही, किसान, कारीगर सब शामिल थे। तो सवाल फिर वही है कि अगर ये इतना बड़ा विद्रोह था तो आखिर ये कामयाब क्यों नहीं हो पाया? असल में इसकी कई वजहें थी। सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई पूरे भारत में एक साथ नहीं फैली। कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी जो सबको साथ लेके चल सके। अंग्रेजों के हथियार और उनका संगठन हमसे कहीं बेहतर था। और शायद सबसे अहम बात, कई बड़ी भारतीय रियासतों और पढ़े लिखे तबके ने इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी, जिससे यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। लेकिन हार के बावजूद इस विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चली गई। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए, पर जो सबसे जरूरी चीज हुई वो ये थी कि 1857 की इस आग ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। इसी शहादत ने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या 1857 के महाविद्रोह को एक नाकाम कोशिश की तरह देखना चाहिए या फिर भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई के पहले गौरवशाली अध्याय के रूप में? इसका जवाब शायद इतिहास से ज्यादा इस बात में छिपा है कि हम उस विरासत को कैसे देखते हैं।